जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हर देश को चलाने के लिए एक नियम कानून बनाने के लिए एक संसद भवन का निर्माण हुआ था, जो आपको नया पुराना दोनों संसद भवन के बारे में आपको हम बता दिए थे। एक बार रिवाइज के लिए आपको बता देते हैं कि पुराना संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा सन 1927 में किया गया था और इसे बनाने के लिए सन 1921 में चालू हो गया था। इस पुराने संसद भवन का वास्तुकार एडविन लुटियन ऑफ बेकट थे और नए संसद भवन को बिमल पटेल के डिजाइन द्वारा वास्तुकार थे और इसका उद्घाटन 28 मई सन 2023 को मोदी जी द्वारा किया गया था। उस समय डाक टिकट और 75 रुपए के सिक्के जारी किया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा किया गया है और संसद का जर्नी अगर कोई पूछे तो वह ब्रिटेन को माना जाता है और फ्रांस भाषा में इसे पार्लियामेंट भी कहते हैं। अब संसद भवन का आपको बताए थे कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसको हम आपको बताए थे राज्यसभा, लोकसभा, एक राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद हम आपको अनुच्छेद 80 में बताने जा रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा संसद का 2 हिस्सा होता है, जिसको में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। लोकसभा के बारे में विशेष यह बात है कि यह कभी भी भंग नहीं होता या विखंडन नहीं होता है, इसलिए इसे उच्च सदन माना जाता है। और लोकसभा तो भंग भी हो सकता है क्योंकि यह 5 साल में खत्म, पूरा चुनाव ही 5 साल में खत्म हो जाता है, फिर यह फिर से गठित किया जाता है, लेकिन यह कभी गठित नहीं होता है। इसका 1/3 कर वोटिंग किया जाता है। एक बार जैसे लोकसभा का एक बार 5 साल में इलेक्शन होता है, उस तरह से यह नहीं राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में होता है कि 1/3 करके 3 बार होता है इसका चुनाव। यह कभी विखंडित नहीं होता है। इसमें अनुच्छेद 80 के तहत 12 गो सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। और 245 राज्यसभा का सीट है, जिसको में 12 अभी मनोनीत सदस्य हैं, 243 सीट हुआ। और 5 जो टोटल अधिकतम सीट के राज्यसभा की बात करें तो टोटल 250 है भारत में, जिसको में पीओके का 5 सीट आता है। पीओके जो अभी पाकिस्तान की कब्जा में है, जो पाक और पाकिस्तान के कब्जा में, जिसे पीओके कब्जा कर लिया है कुछ जमीन को, भारत का ही हिस्सा, इसलिए 5 सीट अभी इसको नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन यह अधिकतम राज्यसभा के सीट अगर कोई पूछे तो 250 है, लेकिन वर्तमान में ही पूछे तो 245 में अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य का मनोनीत करते हैं। यह अनुच्छेद 80 के तहत है। और राज्यसभा की चर्चा की बात कहा जाए तो अनुच्छेद 80 में कहा गया है इनकी यह राज्यसभा के वह व्यक्ति जो होते हैं जो भारत का नागरिक हो और दिवालिया ना हो, लाभ का पद पर नहीं हो। लाभ का पद आपको बता दिए हैं कि नौकरी सब होता है, सेवा नेता, ये सब जनता का सेवक होते हैं। जो विधायक, मुखिया जो भी बनते हैं ये जनता का सेवक होता है। लाभ का पद सिर्फ सरकारी नौकरी ही होता है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति में आपको बताए थे आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा में आयु 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट राज्यसभा में जो खड़े होते हैं उनका आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और यह इसमें हम लोग जनता लोग नहीं वोट देते हैं, इसमें विधायक लोग वोट देते हैं। हर राज्य की शक्ति किसी भी राज्य से खड़े हो सकते हैं और वहां का विधायक ही इसे वोट देते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं यूपी के बाद, यूपी में विधानमंडल में टोटल सीट 403 है। और अब की बार इसका राज्यसभा का चुनाव हुआ था, वहां 11 सीट पर लड़ाई हो रहा था। इसका एक अलग फार्मूला होता है राज्यसभा का, +1 आपको समझना पड़ेगा। यदि कोई कैंडिडेट खड़ा है और उसमें 11 सीट पर राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, जिसको विधानमंडल में 403 सीट है विधानसभा में, उसका एक फार्मूला होता है +1 करके निकाला जाता है। जैसे 403 को भाग देंगे हम 11 + 1
ये हो जाएगा 403/12। टोटल यह 33 पॉइंट कुछ आएगा, 33 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट 34 वोट ले आएगा वह विजयी प्राप्त कर जाएगा। जो भी 11 सीट पर लड़ाई हुआ था, 11 सीट में जो भी 34 वोट प्राप्त कर लेगा उसका राज्यसभा में विजयी हो जाएगा। इसका हर एक राज्य का अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन यह कोई 11 सीट पर लड़ाई होगा, किसी को विधानसभा 403 सीट है तो अगला स्टेट का अलग होगा। इस प्रकार राज्यसभा का चुनाव होता है। हम यूपी की बात किए थे सिर्फ। और इसके बाद बता देते हैं जो 12 सदस्य जो मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं, यह साहित्य और कला के तरह निपुण रहते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर वह राज्यसभा के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इन्हें कि वह वोट मांगे गए थे, उनको तो खेलने के अलावा कुछ ही सब बुझाता ही नहीं था। इस प्रकार राष्ट्रपति ही उन्हें मनोनीत कर दिए थे सचिन तेंदुलकर के। और यह भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और यह एक अप्रत्यक्ष सदन इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग वोट नहीं देते हैं, ये हमारे द्वारा चुने गए विधायक लोग इसमें वोट डालते हैं। अब किसी भी राज्य की कोई भी शक्तियां वहां वोट दे सकता है विधायक में। इसीलिए कहा गया कि अगर यूपी में अभी 11 कैंडिडेट खड़ा हुए थे, उनको जीत एक कैंडिडेट को अगर वोट लाना है तो वह 34 वोट लाएंगे तभी वह जीत पाएंगे। नहीं तो 11 कैंडिडेट है तो वह 34 से ऊपर जितना वोट लाएंगे उतना ही उनका जीत होगा, नहीं तो फिर वह कैंडिडेट हार जाएंगे। इस प्रकार राज्यसभा का अलग एक चुनाव होता है। इसमें एक फार्मूला +1 समझना पड़ेगा। जितना कैंडिडेट खड़ा है उसको में से एक जोड़कर 12 कैंडिडेट से, या यूपी के 403 विधानसभा का सीट था उसमें 11 कैंडिडेट खड़ा थे, लेकिन +1 जोड़ दिए तो 12 हुआ। और 403 सीट को 12 से जब हम डिवाइड किए तो 33 पॉइंट कुछ आता है। मैक्सिमम इसे अनुमान से 34 वोट एक कैंडिडेट को लाना अनिवार्य है। इसके बाद आपको बताएं कि यह अप्रत्यक्ष सदन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं देती है, यह हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसमें वोट डालते हैं। और यह कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। और इसे बूढ़ों के सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 30 के बाद ही लोग जाते हैं, इसलिए इन्हें बूढ़ों के सदन कहा जाता है। और शिक्षित लोग के सदन भी इसे कहा जाता है, इसमें शिक्षित लोग के सदन कहा जाता है। जैसे 1/3 का मतलब आपको बताने कि राज्यसभा का 1 और 5 साल में इलेक्शन नहीं होता है, यह 1/3 का 6 साल में इलेक्शन होता है। 1/3 कर इसका इलेक्शन होता है। एक इलेक्शन यदि 2010 में हुआ तो यह जाएगा कहां तक, 2012, 2 साल हुआ। 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, तो 2012 में जो इलेक्शन होगा ये जाएगा 2014 तक। और अगला तिहाई का जो इलेक्शन होगा ये 2014 से ये 2016 तक जाएगा। जैसे ये 2010 में हुआ तो अगला 1/3 का जो इलेक्शन होगा तो 2, 2, 4, 2, 6 फिर इसका इलेक्शन होगा 2016 में। तो इसके बाद फिर अगला 1/3 का जो इलेक्शन होगा तो 2 साल बाद ही होगा, तो ये 2018 में इलेक्शन होगा। और फिर अगला तिहाई का जो इलेक्शन होगा तो ये 2020 में इलेक्शन होगा। इस प्रकार 1/3 का जो वोटिंग प्रक्रिया है वह 6 साल हो जाता है। और राज्यसभा का भी भाग नहीं होता, क्योंकि 2/3 का भी वोट बाकी रहता है। 1/3 का इलेक्शन हुआ 2010 में हुआ, तो फिर दोबारा इसका 2016 में हुआ, फिर 2014 में जिसका इलेक्शन था 12 में जो खड़ा हुआ उसका फिर 2018 में इलेक्शन हुआ। इस प्रकार और फिर 2014 में जो खड़ा हुआ था उसके फिर 2020 में इलेक्शन हुआ। इस प्रकार 6 साल पर दोनों का गैप हो जा रहा है तीनों का वोटिंग में। इस प्रकार 2-2 साल का गैप होकर इनका वोटिंग पड़ता है। इसलिए राज्यसभा का जो है 1/3 कर ही वोटिंग किया जाता है। और इसलिए यह विखंडित नहीं हो पाता, क्योंकि राज्यसभा का 1/3 का इलेक्शन हुआ लेकिन अभी 2/3 का ही बचा हुआ था। इस प्रकार अभी राज्यसभा विखंडित नहीं हुआ। अगला इलेक्शन जीतेगा उस समय यह फिर इलेक्शन में खड़े ही रहेंगे। इसके बाद आपको बता देते हैं कि राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी हैं।
यदि राज्यसभा में जो ये है, तो आपको हम बता दिए थे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में कि सभापति जो होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, वह भारत देश का उपराष्ट्रपति होता है। भारत देश का वह उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार यह राज्यसभा का जो भी सभापति बनता है, एक दौर पर वह उपराष्ट्रपति का कार्य करता है। और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वह अलग से निर्वाचन किया जाता है। इस प्रकार यदि कोई पूछता है क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के अलग से चुनाव लड़ता है, क्योंकि राज्यसभा का टोटल सदस्यों का अगर कार्यकाल देखा जाए तो वह 6 वर्षों का होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो वह 5 वर्ष की होती है, क्योंकि यह कैंडिडेट इसमें खड़ा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो उप सभापति की बात किया जाए तो यह राज्यसभा का ही जो के सदस्य होता है, जो इसे चुनते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार आपको अनुच्छेद 80 कंप्लीट हो गया। और 80 के क्रम में आपको बताएं कि राष्ट्रपति के 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद आपको 81 पढ़ाना है। 81 में कहा गया है लोकसभा की बात किया गया है। लोकसभा के चुनाव यह हम लोग करते हैं, जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, इसलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसलिए इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। और यह विखंडित होता है, जिस कारण इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। अब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा 81 की बात कर रहे हैं। इसे निम्न सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विखंडित भी हो सकता है। यदि आपको बहुमत की सरकार नहीं है तो 5 साल के अंदर भी आपका सरकार टूट सकती है, इसलिए गठबंधन करके दूसरा सरकार भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यह राज्यसभा यह विखंडित नहीं होता है, यह 5 साल में विखंडित हो जाता है, जिस कारण इसे निम्न सदन कहा गया है। और राज्यसभा विखंडित नहीं होता है, इसलिए इसे उच्च सदन कहा गया है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, इसमें अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है। इसे द्वितीय सदन कहता है, क्योंकि द्वितीय सदन का मतलब होता है इसमें हम लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन इसमें जनता लोग वोट देता है, इसलिए प्रथम सदन कहा जाता है। इसके बाद इसका आयु जो होता है, अगर लोकसभा का आपको चुनाव लड़ना है तो आपका आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से कहा गया है कि अगर लोकसभा का आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अब किसी भी राज्य का शक्ति किसी भी राज्य के से लड़ सकता है। जैसे हम आपको बता देते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, लेकिन वह बनारस के सीट से भी लड़े और बड़ौदा के भी सीट से लड़े थे। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति वह 2 जगह या 3 जगह से भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन जब जीतने के बाद अगला जगह पर दोनों जगह आप जीत गए तो एक जगह से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसी प्रकार मोदी जी बड़ौदा से भी जीत गए थे और वाराणसी से भी जीत गए थे। उस समय जब वह बड़ौदा से त्याग पत्र दे दिया, वाराणसी से रह गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि राज्यसभा में की बात कर रहे थे सचिन तेंदुलकर, संजीव तेंदुलकर के बाद इससे भी पुराना ले तो मनमोहन सिंह पंजाब के थे, लेकिन राज्यसभा की तरफ से असम से लड़े थे। और लोकसभा में 25 वर्ष आयु चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष उम्र चाहिए। और यह विखंडित हो जाता है, यह खंडित नहीं होता है। इसके बाद आपको बताते हैं इन दोनों में शक्तियों में अंतर। राज्यसभा पर जब भी उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगेगा तो वह राज्यसभा से ही चालू होगा, वह लोकसभा से स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्योंकि पूरा हक राज्यसभा की तरफ से जब भी उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगेगा, वह लगेगा तो राज्यसभा से। और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा जैसे IPS और ये सब जो भी विभाग का जो गठित करते हैं, यह राज्यसभा अधिकार देता है लोकसभा के कि हम लोग दोनों मिलकर एक अखिल भारतीय का गठन करें, जिससे वह देश चला सके। और इसके बाद आपको बता दें कि राज्यसभा में एक और इसको में गलती है, राज्यसभा का एक
शक्तिहीन समझिए कि धन विधेयक जब आएगा ना लोकसभा में, वह लोकसभा में धन विधेयक पारित करने की शक्ति है लोकसभा को। यह राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक वह विधेयक को रख सकता है, नहीं तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक ही उसे पास हो जाता है लोकसभा से। कोई भी विधेयक है और लोकसभा के आधारित पर ही पीएम चुना जाता है। जैसे लोकसभा के आप कैंडिडेट हैं तभी आप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और मंत्री जितना भी बनते हैं वह तो राज्यसभा के भी हो सकते हैं और लोकसभा के भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री भी कहीं के भी हो सकता है, लेकिन उसे मंत्री जब बनने के बाद उसे लोकसभा में बैठना अनिवार्य है, क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अब व्यक्ति रूप से अगर मंत्री के बात किया जाए तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है, लेकिन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बात करें, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायित्व आता है, तो वह लोकसभा के उत्तरदायित्व आता है। और यही क्वेश्चन घुरा के पूछ दिया था कि मंत्री जो होता है, मंत्री जो सदस्य होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इस प्रकार जो भी मंत्री बनेगा तो वह लोकसभा का कैंडिडेट होगा, लेकिन वह राज्यसभा का कैंडिडेट होगा, लेकिन वह लोकसभा में जाकर वह बैठेगा। हाँ, जब भी उन्हें मतदान देना होगा तो वह अपने सदन में जाकर मतदान देंगे। अगर राज्यसभा का अगर कोई मंत्री है, सदस्य है और उसे मंत्री बना दिया गया है तो वह लोकसभा में आके बैठेगा। यदि जब वोटिंग किसी भी चीज पर बहस हो जाता है विधेयक को लेकर, जैसे सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, इस पर बहुत सारा वार्तालाप हुआ, उस पर चर्चा तो मंत्रिमंडल में ही हुआ, लेकिन जब उस पर वोटिंग देने की जब बात आया तो वह राज्यसभा में जाकर वोट देता है। या आप ध्यान दीजिए, कोई भी सदन का सदस्य हो उसे अपने ही सदन में जाकर वोट दिया जाता है। हाँ, यह संसद जो है, संसद में बैठे हुए व्यक्ति को सांसद कहा जाता है। यह तो संसद भवन हो गया, लेकिन उसमें बैठे हुए व्यक्ति को सांसद कहा जाता है। और इस प्रकार आपको लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बता दिए कि धन विधेयक पारित होगा तो इधर से ही होगा, लोकसभा ही पारित करेगा। कौन विधेयक धन विधेयक है इसका भी निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं। इस प्रकार आपको 80 और 81 कंप्लीट हो गया।